नमस्कार साथियों। द्वितीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाएगी। आरपीएससी के द्वारा आयोजित इस सेकंड ग्रेड टीचर एग्जामिनेशन के फर्स्ट पेपर के लिए जो व्याख्यान माला मैंने शुरू की है, उसके अंतर्गत पहले जो 6 टॉपिक थे वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था के थे, अथवा हम कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और कुछ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से और फेडरल सिस्टम से थे। दूसरा जो भाग है वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित है, और इसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था में विशेष रूप से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, उसकी शक्तियाँ, उसके प्रभाव के बारे में, तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जिक्र किया जाएगा। राजस्थान की राज्य व्यवस्था का जो पहला व्याख्यान है वह ठीक उसी तरह से है जैसे संघ की राज्य व्यवस्था के लिए व्याख्यान है। इसका मतलब है कि राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था ठीक वैसे ही है जैसे कि संघ सरकार की राजनीतिक व्यवस्था है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के समानांतर ही संघ सरकार की राजनीतिक व्यवस्था के समानांतर ही राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है। जैसे आप इस पीपीटी में देख पा रहे हैं, केंद्र के समान राज्य स्तर पर भी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को शुरू किया गया है जिसे संसदीय सरकार कहा जाता है। साथियों, व्हाट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड। संसदीय सरकार क्या है ये मैंने पूर्व के व्याख्यान में आपको समझा दिया है। संसदीय सरकार इस आधार पर गठित होती है कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली के जो 3 अंग मोंटेस्क्यू ने बताए हैं, उनमें कार्यपालिका और विधायिका में विशेष रूप से कैसे संबंध हैं। यदि घनिष्ठ संबंध हैं, या कहें कि कार्यपालिका विधायिका का या विधानमंडल का या संसद का ही हिस्सा होती है, तो उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संसद की सर्वोच्चता संसदीय व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है, परंतु भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद सर्वोच्च नहीं होती है। राज्य स्तर पर संसदीय व्यवस्था का मतलब है कि राज्य की कार्यपालिका, जैसा आप देख पा रहे हैं, राज्यपाल कार्यपालिका में भी है, राज्यपाल विधायिका में भी है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद या तो विधानसभा के सदस्य होते हैं अथवा विधान परिषद के सदस्य होते हैं। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यपालिका विधायिका में से ही बनती है, विधानमंडल से में से ही बनती है। इसलिए राज्य स्तर पर भी संसदीय सरकार है, और संसदीय सरकार की जो विशेषताएं मैंने पूर्व व्याख्यान में बताई, वो सभी विशेषताएं यहाँ पर भी लागू होती हैं। अब राज्य की राज्य व्यवस्था, या राजस्थान भी एक राज्य है जो अनुसूची 1 के अंतर्गत राज्य बताया गया है। तो सबसे पहले कि किस भाग में संविधान में कहाँ राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का जिक्र किया गया है। नंबर 1, पहली बात कि केंद्र के या संघ और संघ के राज्यों का एक ही संविधान बनाया गया है। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का तथा भारत सरकार या भारत संघ का एक ही संविधान है, जो एकात्मक राजनीतिक प्रणाली की विशेषताओं में से एक है। संविधान के इस भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का जिक्र किया गया है। अर्थात जैसे संघ में सर्वप्रथम सरकार के कार्यपालिका अंग को डिफाइन किया गया है, ऐसे ही राज्य स्तर पर भी पहले राज्य की कार्यपालिका है, उसके बाद राज्य की विधायिका है, और उसके बाद राज्य की न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका सरकार का पहला अंग है। कार्यपालिका का जिक्र 153 से 167 तक, विधायिका का उल्लेख 168 से 213 तक,
और राज्य की न्यायपालिका जिसमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं 214 से 231 तक उच्च न्यायालय और 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का जिक्र किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में जिसका शीर्षक है राज्य स्टेट और अनुच्छेद 152 से 237 तक राजस्थान या प्रत्येक राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, राज्य की सरकार का उल्लेख किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक राज्य और राज्य की सरकार का जिक्र किया गया है। इस राज्य सरकार का पहला अंग कार्यपालिका है। इस कार्यपालिका में राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की मुख्यमंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता को शामिल किया गया है। इन सब को मिलाकर स्टेट एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, दूसरा सरकार का अंग है राज्य विधानमंडल या राज्य की विधायिका, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद को शामिल किया गया है। साथियों, इस समय 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? इस समय 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, जबकि कितने राज्यों में? 22 राज्यों में केवल एक सदनीय विधान मंडल है जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान प्रांत में भी एक सदन है, केवल विधानसभा। हमारे यहाँ भी विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा सब जगह है, परंतु विधान परिषद इस समय केवल 6 राज्यों में है। ये 6 राज्य कौन से हैं? इसके लिए आपको एक फार्मूले का यूज करना पड़ेगा जिसे कुंबुट के नाम से जाना जाता है, KUMBAT। इसका मतलब है कर्नाटक, यू का मतलब है उत्तर प्रदेश, एम का मतलब है महाराष्ट्र, बी का मतलब है बिहार, ए का मतलब है आंध्र प्रदेश और टी का मतलब है तेलंगाना। तो 6 राज्य हैं, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो इस विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों को सामूहिक रूप से राज्य का विधानमंडल कहा जाता है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को सामूहिक रूप से संसद कहते हैं, वैसे ही अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को सामूहिक रूप से राज्य विधान मंडल या राज्य विधायिका कहा जाता है। साथियों, हमने एक एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के अधीन अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक राज्य के उच्च न्यायपालिका का जिक्र किया गया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्य के उच्च न्यायालय हैं। और अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ और सबोर्डिनेट कोर्ट्स का जिक्र या उल्लेख किया गया है। तो ये तो है राजस्थान की राज्य व्यवस्था या प्रत्येक राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का संवैधानिक विवेचन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद हम जिक्र करते हैं राज्यपाल के कार्यालय, जो आपके टॉपिक दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें अनुच्छेद 152 को समझना होगा, जहां पर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। साथियों, मैंने पहले भी बताया कि भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जहां पर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? एक अनुच्छेद आपको याद होगा जब आपने मौलिक अधिकार पढ़े तो अनुच्छेद 12, और दूसरा अनुच्छेद जब आपने निधिदेशक तत्व पढ़े तो अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 12 और 36 में जिस राज्य शब्द का जिक्र किया गया है, उस राज्य का अभिप्राय 4 महत्वपूर्ण अंगों से होता है। अर्थात जब अनुच्छेद 12 और 36 के तहत राज्य शब्द का प्रयोग किया जाए तो राज्य का मतलब क्या होगा? राज्य का मतलब होगा केंद्र सरकार और संसद। राज्य का मतलब होगा राज्य सरकार और राज्य का विधान मंडल। और इसके अलावा राज्य का मतलब होगा संघ सरकार के अधीन कार्य करने वाले स्थानीय
स्वशासन या स्थानीय शासन के निकाय, और राज्य का मतलब होगा ऐसे प्राधिकरण जो भारत संघ के अधीन कार्य करते हैं। इन चारों को राज्य के नाम से जाना जाता है। तो ये तो है अनुच्छेद 12 और 36 के अनुसार राज्य। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नागरिकों और व्यक्तियों को मौलिक अधिकार देता है जिनकी रक्षा न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय करता है, और इनका उल्लंघन करने पर राज्य के खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। परंतु अनुच्छेद 36 के तहत जैसा आपको याद होगा कि नीति निषेधक तत्वों का पालन करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। लेकिन यदि राज्य इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो इनके खिलाफ, राज्य के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। अर्थात ऐसे राज्य नीति निषेधक तत्वों को गैर न्यायिक प्रकृति के तत्व कहा जाता है। परंतु मौलिक अधिकार न्यायिक प्रकृति के होते हैं। तो ये है अनुच्छेद 12 और 36 का राज्य। अब अनुच्छेद 152 में जो राज्य है वह क्या अनुच्छेद 12 और 36 की तरह है? बिल्कुल नहीं साथियों। 152 में जो राज्य है उस राज्य का मतलब है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में जिन राज्यों का जिक्र किया गया है उन राज्यों का मतलब इस राज्य से है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संघ और राज्यों का नाम है। इस राज्य में राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है। इसका मतलब है इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो पहली अनुसूची में राज्य हैं, यहाँ पर अनुच्छेद 152 के तहत राज्य का मतलब वह होगा कि वह राज्य यानी कि भारत संघ के इकाई राज्यों की बात कही गई है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जहां हम राज्यपाल की बात करते हैं। तो राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 153 से 160 तक उस राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल की शक्तियां हैं। तो राज्यपाल या राज्यपाल के कार्यालय का जिक्र संविधान में कहां से कहां तक किया गया है? अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 160 तक। अब हमें अनुच्छेद 153 से 160 में क्या मेंशन है इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो अनुच्छेद 153 की बात करें जिसके बिना राज्यपाल हो ही नहीं सकता। तो अनुच्छेद 153 ये कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए, इसका मतलब है जो भी राज्य होंगे 28, 29, 30, 50 जितनी भी होगी, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसका मतलब है कि राज्यपाल पद को कब सर्जित किया गया? साथियों अगर आपको याद हो तो भारतीय संविधान में एक 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस संविधान संशोधन अधिनियम 1956 जो कि 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा राजस्थान और अन्य प्रांतों को राज्य घोषित किया गया। ऐसा कैसे? इस अधिनियम के द्वारा राज्यों की जो 4 श्रेणियां थी, श्रेणी व्यवस्था उसको कहा जाता था। ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य और सी श्रेणी के राज्य। ऐसे राज्यों की जो श्रेणी व्यवस्था थी और डी श्रेणी के राज्य, 4 श्रेणियां थी। इन चारों श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया और राज्यों की श्रेणी व्यवस्था को खत्म करके सामान्य राज्य बनाए गए। 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि श्रेणी व्यवस्था में 28 राज्य थे। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य श्रेणी व्यवस्था को समाप्त करके बनाए गए। इससे पूर्व राज्यों का संवैधानिक मुखिया राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। तो राज्यपाल को पहले किस नाम से जाना जाता था? राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। इस राज प्रमुख शब्द को भी संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह रिप्लेस हो गया राज्यपाल। तो इस तरह से राज्यपाल जो पद है उस पद का सर्जन किया गया है। राज्यपाल अंग्रेजी के गवर्नर शब्द का अनुवाद है।
और ब्रिटिशर जब से आए अथवा फ्रांसीसी जब से आए, तब से उन्होंने अपने शासन कार्यों में सहयोग करने के लिए सबसे बड़ा पदाधिकारी बनाया था, जो आरंभ में गवर्नर था, बाद में गवर्नर जनरल के रूप में और आगे चलकर गवर्नर जनरल एंड एडिशनल टाइटल वाइसराय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का जिक्र किया गया है। इसका मतलब क्या एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्य के लिए भी हो सकता है? बिल्कुल साथियों, ये भी गौर करने वाली बात है कि संविधान संशोधन, यही संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ये घोषणा करता है कि को एक व्यक्ति को एक से ज्यादा, जितने भी ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा, एक व्यक्ति को एक से ज्यादा या एक से अधिक राज्यों का, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो एक व्यक्ति को एक से भी अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका प्रावधान भी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया है। और ऐसा करने पर एक अलग प्रावधान भी लागू होगा, जिसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। तो ये तो था संविधान का अनुच्छेद 153, जहां प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की बात कही गई है। तो फिर इसके बाद क्या कहा गया है? अनुच्छेद 154, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अनुच्छेद 154 में क्या है? ठीक जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति की परिकल्पना की, वैसे अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की, जैसे भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया होता है, ऐसे ही प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंसर्निंग स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई है, ऐसे ही अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका, इसका मतलब है कि सबसे पहले सरकार के कार्यपालिका अंग का जिक्र किया गया है और राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों की बात कही गई है। राज्य की कार्यपालिका की ये शक्तियां किसमें निहित होंगी? ये शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। और ठीक वैसे ही जैसे सेंटर के लिए यूज किया गया है, राज्यपाल में निहित होंगी। इन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, पहले तो ये ध्यान रखना है। और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग या तो कौन कैसे करेगा? या तो वह स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग करे, यानी कि खुद इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, या वह अपने अधीनस्थों की सहायता से भी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो साथियों, दोनों चीजें हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है, इसीलिए राज्यपाल को उस राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार आता है, जो साथ में प्रश्न ही बताता रहता हूं आपको। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? तो एक ही उत्तर होगा, उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य का संविधान के अनुसार मुखिया होता है और उस राज्य की कार्यपालिका यानी कि स्थायी कार्यपालिका का मुखिया या अध्यक्ष भी होता है। तो राज्य की समस्त नौकरशाही या स्थायी कार्यपालिका किसके अधीन होती है? राज्यपाल के अधीन होती है। अब कार्यपालिका के वैसे ही स्वरूप जैसे मैंने आपको केंद्र में बताए कि ऐसी कार्यपालिका सामान्य रूप से दो स्वरूप होते हैं। ऐसी कार्यपालिका जिस कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है, उस कार्यपालिका को हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। ऐसी कार्यपालिका को हम राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। ऐसी कार्यपालिका अस्थायी होती है, सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु यह निश्चित होते हुए भी अनिश्चित होता है। साथियों, दूसरी कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका होती है और इस कार्यपालिका को सामान्य रूप से नौकरशाही के नाम से जाना जाता है और इसे ब्यूरोक्रेसी कहें तो
ज्यादा सम्मानजनक शब्द है ब्यूरोक्रेट्स के लिए। तो अधिकारी तंत्र या नौकरशाही, इसका मुखिया भी राज्यपाल होता है, परंतु राजनीतिक कार्यपालिका का मुखिया राज्यपाल नहीं होता। राजनीतिक कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का मुखिया, अगर आपको याद हो तो आप सोच सकते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका का मुखिया केंद्र की तरह ही कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका का मुखिया यहाँ पर मुख्यमंत्री है। इसका मतलब है जैसे केंद्र में राष्ट्र का अध्यक्ष या देश का मुखिया तो राष्ट्रपति होता है और सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही प्रत्येक राज्य में राज्य का मुखिया तो राज्यपाल होता है, परंतु राज्य की सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। ये संसदीय व्यवस्था को अभिव्यक्त कर रहा है। अनुच्छेद 154 के खंडों के अनुसार हम बात करें तो संसद या विधानमंडल ऐसे राज्यपाल जैसी शक्तियां अन्य प्राधिकारी को दे सकता है, इसका प्रतिरोध नहीं किया जाएगा। और इस अनुच्छेद की कोई बात इस बात का विरोध भी नहीं करेगी कि राज्यपाल के अलावा ऐसे करते किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिए जाएं तो वे करते राज्यपाल के करते या फंक्शंस नहीं माने जाएंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 155। आइए अब अनुच्छेद 155 की बात करते हैं। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? संघ की तरह यहां अनुच्छेद 155 यही कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होगा उस राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर से और अपनी सील या मोहर या मुद्रा से लिखित रूप से नियुक्त किया जाएगा। और ऐसा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति संविधान के प्रति उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब जब राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो दूसरा प्रश्न उठता है, फिर राज्यपाल को हटाया कैसे जा सकता है? राज्यपाल का कार्यकाल, इसका मतलब है कि राज्यपाल की पदावधि क्या होगी? अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में उपबंध करता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है कितने समय तक राज्यपाल रहेगा, यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करेगा। तो सबसे पहले तो यह है कि राष्ट्रपति का कार्य राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा? नंबर 1 पर कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक वह कार्य करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करता है या इसको संविधान के अनुसार कहेंगे करेगा। तो राष्ट्रपति नंबर 1 पर, राज्यपाल नंबर 1 पर अपने पद पर कब तक रहेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहता है वह अपने पद पर बना रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के कार्यकाल, राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल इसी के तहत अनुच्छेद 156 के तहत, यहाँ कुछ टेक्निकल एरर है, डोंट वरी, अनुच्छेद 156 के तहत प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होगा वह राज्यपाल सामान्य रूप से अपना कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक कार्य करेगा। तो राज्यपाल का कार्यभार पहले खंड के अनुसार तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। खंड 2 के अनुसार राज्यपाल पद ग्रहण करने की तारीख से कितने वर्ष तक? राष्ट्रपति की तरह वह भी 5 वर्ष की अवधि तक, 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको पहले हटाया नहीं जा सकता, उसको पहले हटाया जा सकता है, परंतु संविधान ये कह रहा है कि राज्यपाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य कर सकेगा। इसके अलावा राज्यपाल क्या कर सकता है? इसके अलावा इस समय अवधि को पूर्ण होने से पहले वह भारत के राष्ट्रपति को, जिसने उसको नियुक्त किया है,
राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना लिखित त्याग पत्र दे सकता है। तो लिखित रूप से त्याग पत्र दे सकता है। तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल का कार्यकाल किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होता है। इसके बावजूद भी जैसा राष्ट्रपति के लिए लिखा गया है वैसा ही राज्यपाल के लिए भी संविधान मेंशन करता है। राज्यपाल अपने पद पर सामान्य स्थिति में अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी का मतलब यहाँ राजा वाले उत्तराधिकारी से नहीं है, जो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसा राज्यपाल जब तक पद ग्रहण नहीं करता है तब तक वह राज्यपाल अपने पद को नहीं छोड़ेगा। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं इस आर्टिकल की। पहली जो बात है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है कि वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहता है। इसके अलावा वह त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को संबोधित करके। इसके अलावा उसका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होगा और इसके बावजूद भी राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है अनुच्छेद 156 की। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 157। जैसे राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल है वैसे यहाँ भी कंटिन्यूस आर्टिकल है। 157 में राज्यपाल के लिए योग्यताओं का जिक्र किया गया है कि राज्यपाल की क्या योग्यताएं होंगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के लिए 3 योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, परंतु राज्यपाल के लिए केवल 2 योग्यताएं। 2 योग्यताएं कौन कौन सी? राज्यपाल भारत का नागरिक। इसका मतलब जो व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है या जिसको नियुक्त किया जाता है वह भारत का नागरिक है। और दूसरी कंडीशन है उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। हम संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के अनुसार केवल 2 ही योग्यताओं का जिक्र किया गया। राष्ट्रपति के लिए यहाँ कहा गया है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, परंतु यहाँ राज्यपाल के लिए विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जबकि राज्यपाल नियुक्त होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, इसलिए उसके लिए यहाँ केवल 2 योग्यताओं का जिक्र किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल के पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन सी सेवा शर्तें होनी चाहिए, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 की, जो किसका जिक्र करता है, जो ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल कुछ सेवा शर्तों का भी पालन करता है। तो राज्यपाल के लिए कौन सी शर्तें संविधान ने तय की हैं? पहली शर्त की अगर बात करें तो राज्यपाल संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य के किसी विधान मंडल का यानी कि विधानसभा का, या वहाँ विधान परिषद है तो विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि सदस्य है तो जिस दिन वह राज्यपाल के रूप में ऐसा सदस्य जो संसद का, लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि है तो नहीं होने के आधार पर राज्यपाल नियुक्त करने से रोका नहीं जाएगा। अगर सदस्य है तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, जिस दिन उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उस नियुक्ति की तारीख से, जिस दिन, इसका मतलब नियुक्ति की तारीख अलग है, नियुक्ति की तारीख नहीं है यहाँ पर। नियुक्ति का मतलब है पद ग्रहण की तारीख से। नियुक्ति तो मान लो पहले भी हो जाए, जैसे गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति 25 अक्टूबर को आदेश जारी हुई, परंतु गुरुमुख निहाल सिंह ने 1 नवंबर
1956 को राज्यपाल का पद ग्रहण किया। तो ये साथियों ध्यान देने वाली बात है, अपॉइंटमेंट इज ए डिफरेंट एंड ज्वाइनिंग इज ए डिफरेंट इशू। तो जिस दिन वह राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं, राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करता है, उस पद ग्रहण की तारीख से ये समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा, कि उस व्यक्ति ने सदस्यता को रिक्त कर दिया है, अर्थात अब वह संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो उसकी सदस्यता अब नहीं है, उस तारीख से नहीं है। दूसरी योग्यता, जिस तरह राष्ट्रपति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऐसे ही राज्यपाल के लिए भी कहा गया है कि लाभ के पद को धारण नहीं करता हो, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरी योग्यता यहां निर्धारित की गई है कि जो उपलब्धियां, भत्ते और परिलाभ, तीन शब्दों का प्रयोग किया गया। आपको बिल्कुल इसी तरह से संविधान स्टेप बाय स्टेप, आर्टिकल बाय आर्टिकल याद रखना है। अनेक कोचिंग संस्थानों में ऐसे गप्पे मार दिए जाते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आप वर्ड टू वर्ड ध्यान रखोगे। उपलब्धियां सबसे पहले है, उसके बाद भत्ते हैं, और उसके बाद ऐसे विशेषाधिकारों की बात कही गई है जो विशेषाधिकार संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यपाल के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का निर्धारण क्या राज्य का विधानमंडल करता? नहीं, संसद करती है। तो ऐसे उपलब्धियां, भत्ते, तो वेतन का नाम नहीं है, उपलब्धियों में वेतन है, तो उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार और आवास की सुविधाएं जो उसे दी जाती हैं वह उनका प्रयोग करेगा, और संसद समय समय पर इसमें बदलाव करे वो संसद के अधिकार क्षेत्र में होगा। इसके अलावा भारतीय संविधान की दूसरी सूची में जो वेतन का जिक्र किया गया है उसको राज्यपाल को प्राप्ति होगी। साथियों, इसी के साथ सातवीं संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा चौथी तीसरी की उप कंडीशन है, जिसको आप 158(3) के नाम से जाना जाता, 158 ए के अनुसार यह निर्धारित किया गया है, यदि किसी एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उस दशा में उपलब्धियों का निर्धारण कौन करेगा? पहली कंडीशन कि ऐसी दशा में यदि वे 2, 3, 4 राज्यों का राज्यपाल है तो इन राज्यपाल को जो दिया जाने वाला उपलब्धियां हैं, दी जाने वाली उपलब्धियां हैं या संदेय वेतन है, उसको उस अनुपात में बांटा जाएगा, यानी अनुपात में वितरण होगा जिस अनुपात में और जिस तरह से भारत का राष्ट्रपति आदेश के द्वारा निर्धारित करे। तो 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, संसद नहीं। और अनुपात में करेगा, जितने समय तक वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा उतने समय तक ही इसका बंटवारा होगा, उसके बाद बंटवारा नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा जब तक राज्यपाल अपने पद पर है, पदावधि के दौरान उसके उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों में कोई परिवर्तन या अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भारतीय संविधान का नेक्स्ट आर्टिकल है, जो आर्टिकल एक विशेष रूप से ये बता रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत जिस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चाहे राज्यपाल हो अथवा राज्यपाल के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला, तो ये मैंने पहले भी कई बार बताया कि राज्यपाल के अलावा दूसरा कोई राज्यपाल हो ही नहीं सकता। जो दूसरा व्यक्ति है वह केवल अस्थायी रूप से राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए अनुच्छेद 159 कह रहा है वह व्यक्ति जो राज्यपाल है, राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने से पहले, और ऐसा व्यक्ति जो राज्यपाल के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करेगा वह व्यक्ति भी पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के अधिकारिता क्षेत्र में, इसका मतलब हो सकता है कि एक उच्च न्यायालय 2 या 3 या 4 राज्यों की अधिकारिता में सुनवाई करता हो, तो उस राज्य की अधिकारिता में आने वाले
अधिकारिता में आने वाले उच्च न्यायालय, कौन से न्यायालय? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष, और यदि वह अनुपस्थित है तो उसी न्यायालय, दूसरा न्यायालय नहीं, उसी उच्च न्यायालय के उपलब्ध, ऐसा न्यायाधीश जो उपलब्ध हो और जो ज्येष्ठतम हो, तो उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष किसकी शपथ लेगा? संविधान की रक्षा की और उस राज्य की जनता के कल्याण की शपथ लेगा। इसका मतलब है राज्यपाल भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तरह केवल स्टेट का नाम लेगा, और जहां भारत की जनता है वहां राज्य की जनता के कल्याण की बात कहेगा, और वह अनुच्छेद 159 के अनुसार पद ग्रहण करने से पहले न्यायाधीश के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, उपलब्ध अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष संविधान की रक्षा, परिरक्षण और जन कल्याण की शपथ ग्रहण करेगा। इसके बाद साथियों, जैसे अनुच्छेद 70 में उल्लेख किया गया आकस्मिक नियुक्ति का, वैसे ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 160 में एक आकस्मिक नियुक्ति की बात कही गई है। आकस्मिक नियुक्ति का मतलब है ऐसी कोई स्थिति जिसका उल्लेख इस अध्याय में नहीं हो, ऐसी स्थिति के तहत राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी आकस्मिक रिक्ति में राज्यपाल कौन होगा, इसका निर्धारण केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। तो अनुच्छेद 70 के तहत अगर आकस्मिक रिक्ति राष्ट्रपति के रूप में होती है तो संसद तय करती है, जैसा जाकिर हुसैन की मृत्यु के समय किया गया, और अनुच्छेद 160 के तहत राज्यपाल के लिए ऐसी आकस्मिक नियुक्ति को भरने या रिक्ति को भरने का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो यह है साथियों भारतीय संविधान के भाग 6 में, जिसका शीर्षक राज्य है, अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य की सरकार। और इस व्याख्यान में हमने पढ़ा केवल कार्यपालिका का जिक्र, और उस कार्यपालिका में हमने राज्यपाल के बारे में संवैधानिक उपबंधों का अध्ययन किया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के राज्यपाल का कार्यालय किस किस को नियुक्त किया गया, कौन प्रमुख राज्यपाल थे, और राज्यपाल के मुख्य कार्य और भूमिकाएं क्या हैं। जिसके बाद आगामी व्याख्यान का टाइटल होगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, या हम कह सकते मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की भूमिका व कार्य। उम्मीद है राज्यपाल के बारे में आपकी जो शंकाएं और डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि संविधान के मूल सोर्स से आपको ये अध्यापन कराया गया है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए, जो देखेंगे और सुनेंगे उनको मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद।